हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों, आज हम इसका 15वां लेक्चर करेंगे। हम लोग इसका जो है लेक्चर नंबर क्या है 14 तक कर चुके हैं। तो आज हम इसमें बात करेंगे क्या होता है उत्प्रेरक और क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, टाइम आपका ज्यादा ना लगे, इसके लिए जल्दी से चालू करते हैं। आप भी जल्दी जल्दी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। अपने सुझाव आप कमेंट के माध्यम से हमको दे सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले और भी हम अच्छी अच्छी वीडियोज बना सकें। चलिए बच्चों, तो हम चालू करते हैं। क्या होता है उत्प्रेरक? तो हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 है। तो बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे कैटालिस्ट। क्या है? कैटालिस्ट। कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो बेटा उत्प्रेरक क्या होते हैं, आइए देखते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में निक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया की दर को की दर को बढ़ा देते हैं। बेटा शुरुआत में ऐसा कहा जाता था कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या है? थ्योरी चेंज हो गई है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज कर दे, वही उत्प्रेरक होता है। क्योंकि बदलने में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो उत्प्रेरक बढ़ाता है। और जो निरोधक होते हैं वो क्या है? इनहिबिटर, वो रोकते हैं। तो बेटा कैटलिस्ट क्या करता है हमारे पास? इंक्रीज क्या करता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसमें? अभिकारक में किसी भी प्रकार का, सॉरी उत्प्रेरक में किसी भी प्रकार का क्या होता है? परिवर्तन नहीं आता है। तो उत्प्रेरक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बायो कैटलिस्ट है हमारे पास। हम कह रहे हैं कि एंजाइम हो सकते हैं उत्प्रेरक, एंजाइम्स हो सकते हैं बेटा ना। एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्या है? एलिमेंट भी हो सकते हैं। एलिमेंट में हम लोग देखे थे कि जैसे पीछे ही देखे थे कि जब वनस्पति क्या है, तेल से वनस्पति घी बनाया जाता था, तो उसमें क्या है? निकिल या पैलेडियम क्या है? उत्प्रेरक का काम करता था। और ये जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटालिस्ट होते हैं, मतलब जैविक अभिक्रियाओं में एंजाइम क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कहूँ पैलाडियम हमारे पास हो सकता है, निकिल है ना। और जो क्या करता है? उत्प्रेरक की मदद करे, उत्प्रेरक की मदद करे अभिक्रिया की दर बढ़ाने में, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसे कहा जाता है न वर्धक। जैसे मॉलिब्डेनम, तो आयरन भी क्या है? ये सब हमारे पास तत्व जो हैं उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। मॉलिब्डेनम क्या है बेटा? ये क्या है? वर्धक की तरह काम करता है। वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरक की मदद करता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में। तो बच्चों, हमने इसको देखा। आपको ये कैसा लगा? आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बस ये इतना छोटा हिस्सा ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो पूरा देखिए। जब आप पूरा देखते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आता है। स्किप करके, भगा के, या जो है बीच में छोड़ करके देखते हैं तो आपको सही से समझ में नहीं आता है। थोड़ा टाइम निकालिए। एक बार में नहीं पढ़ पाते हैं तो कई बार में पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। तो हम जाते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखेंगे बेटा क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
अभिक्रिया। तो जैसे हम लोगों ने बेटा पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तो वैसे ही होता है क्या ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बेटा क्या अंतर है उसमें? विस्थापन अभिक्रिया में पूरा का पूरा क्या है, एक तत्व हट जाता था, लेकिन इसमें क्या है, एक एक परमाणु करके हटाया जाता है, याद रखिएगा। इसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा, आइए देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ का एक एक अणु किसी अन्य तत्व के द्वारा हटाया जाता है या विस्थापित किया जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बेटा हम लोग बेटा किस में पढ़ रहे हैं? ये कार्बनिक पदार्थों के गुणधर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं कि जो हमारे पास बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम जानते हैं कि वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या है, अभिक्रिया कर लेते हैं। तो जैसे आइए देखते हैं कि हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है महाराज मेथेन। क्या नाम है? मेथेन, CH4 मेथेन। और इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया को हम करवाते हैं। और जब क्लोरीन की अभिक्रिया को हम करवाए तो बेटा देखो क्या होगा, ये हमारे पास क्लोरीन 2 है, एक हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देगा, तो बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन निकल गया है और एक Cl यहाँ पे जुड़ गया, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से जो निकला था और यहाँ पे जो क्लोरीन बचा है, क्योंकि क्लोरीन इसका इसमें जुड़ गया तो यहाँ क्लोरीन बचा है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके बेटा क्या बना लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास बन गया। तो बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे सनलाइट। क्या है? सनलाइट। ये किसकी वजह से हुआ हमारे पास, बताइए? प्रकाश की वजह से। अब चाहें तो इसी को जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार में एक और हटाएं, अब इसमें हम फिर अभिक्रिया करवाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन को और हटा दे, 2 क्लोरीन ऐसे जुड़ जाए जैसे, तो मान लो फिर ऐसे दिखा रहे हैं Cl2, और ये दोनों क्लोरीन क्या है, 2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो ये हो गया CHCl2। ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा ये है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने कार्बनिक पदार्थों के जो भी रासायनिक गुण थे ना, उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो इस साल के सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ेंगे भली भांति। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक हम इसको हटाते हैं। चलिए बेटा अब हम पढ़ेंगे एथेनॉल। क्या होता है एथेनॉल? तो बेटा हम जानते हैं कि एथेनॉल को सामान्य क्या है, शराब कहा जाता है, पीने वाली शराब हम लोग इसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा एथेनॉल ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्यतः पीने वाली शराब है ये एथेनॉल। ठीक, तो इसके हम लोग गुण देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आइए देखते हैं कि एथेनॉल सामान्य
एल्कोहल है, सामान्य एल्कोहल है बेटा। में एथेनॉल एक अच्छा विलायक है जो कई कार्बनिक पदार्थों को घोलने के काम में आता है। क्या करने भैया? घोलने के काम में आता है, काम में आता है, याद रखिएगा। आइए तीसरा देखते हैं कि भैया ये पीने वाली शराब का क्या होता है? घटक होता है। पीने वाली जितनी भी शराब हैं, चाहे बियर हो, बिस्की हो, रम हो, गुटखा हो, उन सब में क्या है? एथेनॉल कुछ न कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। लेकिन अब हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टी को देखेंगे कि अगर एथेनॉल, क्या कहते हैं हम लोग? एथेनॉल मतलब सामान्य एल्कोहल जिसे हम कहते हैं। एल्कोहल को आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ मिलाने पर टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है, टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। तो बेटा ये याद रखिएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? एल्कोहल प्लस क्या है? आयोडीन, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है, जो एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी की तरह बेटा यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। एथेनॉल के हम लोग गुण पढ़ रहे हैं। चौथे पॉइंट में और आते हैं बेटा। एथेनॉल, एथेनॉल खांसी की सिरप व औषधियों में मिलाया जाता है, वह औषधियों में मिलाया जाता है। बेटा थोड़ा काला कम चल रहा है, इसलिए मैंने रेड से लिखना क्या है प्रारंभ कर दिया है। लगता है कि काले में स्याही नहीं है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग जो है और आगे पढ़ते हैं। पॉइंट बेटा देखते हैं। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन तथा क्वथनांक 351 केल्विन होता है। तो बेटा ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा कि गलनांक और क्वथनांक एथेनॉल का कितना होता है। तो खांसी की सिरप जो हम लोग कहते हैं कफ सिरप, ये खांसी की सिरप का मतलब क्या हुआ बेटा? कफ सिरप, कफ सिरप में मिलाया जाता है। तो एथेनॉल हमने देखा। अब हम एथेनॉल के क्या करेंगे बच्चा? एथेनॉल के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। ये पढ़ चुके। अब एथेनॉल की अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ क्या है? एथेनॉल। तो बच्चा हम इसको जो है हटाते हैं। चलिए तो महाराज इसको हटाते हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहले मुलाकात है, पहले मुलाकात।
आइए भैया, तो हम पढ़ेंगे एथेनॉल की अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, देखिए अपना काम हो गया बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और कंसंट्रेट होके पढ़िए, तभी आपको मजा आएगा। तो एथेनॉल की हम लोग पहली अभिक्रिया देखते हैं सोडियम के साथ, कि एथेनॉल सोडियम के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारे पास C2H5OH एथेनॉल, और ये जो है दो इसके अणु हैं, और ये क्या है, दो सोडियम के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको पहले ही बता दें कि एथेनॉल क्या है, सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है या सोडियम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, तो एथेनॉल से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो आइए देखते हैं। तो जब ये बेटा हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तब क्या होगा, देखिए तो बन जाएगा हमारे पास 2C2H5O, और ये हाइड्रोजन हटा किसके द्वारा, सोडियम के द्वारा। तो सोडियम बेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो सोडियम प्लस और ये क्या है, माइनस। इसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं, इथॉक्साइड भी कह सकते हैं, सोडियम इथॉक्साइड बेटा। और ये देखिए हाइड्रोजन निकला, तो हाइड्रोजन देखो जब निकलेगा तो गैस के रूप में निकलेगा, और ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास बन गया। बैलेंस अभिक्रिया देख लीजिए, कार्बन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 5, सोडियम यहाँ पे 2 था, तो देखो 2 से गुणा है 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन क्या है 2 था, हाइड्रोजन यहाँ पे अब भी हमारे पास बेटा क्या है 2 है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं। इसे कहा जाता है एथेनॉल। ये क्या था, एथेनॉल। अब चल रहा है ना बच्चों, अब अच्छे से स्याही डाली गई है, एथेनॉल। और ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, ये हुआ, और ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। आप जानते हैं कि हमारे पास सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन क्या है, सोडियम से बहुत नीचे है ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 होता है, जबकि इसका क्या होता है, काफी ज्यादा निगेटिव होता है। तो सक्रियता श्रेणी में सोडियम क्या है, बहुत ऊपर है, अधिक सक्रिय है, वो हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का प्रतिस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया हुई है। चलिए बेटा, अब हम लोग दूसरी अभिक्रिया को और देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एथेनॉल की अभिक्रियाएं। तो अब आते हैं कि 443 केल्विन पर, किसमें, 443 केल्विन पर जब एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बेटा ये है एथेनॉल C2H5OH, और ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है H2SO4, और यहाँ पे टेम्परेचर है 493 केल्विन, 400 क्या है, सॉरी 443 केल्विन। चलिए अब आते हैं कि हमारे पास ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, इसमें से क्या करता है, जल को निकाल देता है, इसे हम निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बेटा जब यहाँ से जल को निकालेगा तो देखो क्या होगा, कार्बन कितना है, 2 है, कार्बन कितना है 2, तो हम इसे क्या लिख देंगे, C हुआ हमारे पास, और यहाँ से एक जल हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसी को मैं ऐसे लिखता कि CH3CH2OH, तब भी ये हमारे पास क्या होता, ये एथेनॉल है, देखो C2H5OH एथेनॉल, CH3CH2OH ये भी एथेनॉल, दोनों का क्या है, बस बात एक ही हुई, लिखने का तरीका अलग अलग
है। तो बेटा हमारे पास क्या बन गया, एथेन बन गया और जल इसमें से क्या होगा, निकल जाएगा, तो होगा H2O। बच्चों कंफ्यूज मत होना कि यहाँ सर ने CH3CH2OH नहीं लिखा है, ये भी एथेनॉल है C2H5OH, CH3CH2OH, देखो C हुआ H5OH, ये भी क्या है बेटा, एथेनॉल ही है। तो इसे जब देखिए एथेनॉल में से जल निकल गया, तो जल हम निकल गया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण, ये वाला नी इधर रहेगा, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और बेटा ये क्या बन गया हमारे पास, एथीन, क्या बना, एथीन, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा ये बताइए एथेनॉल से महाराज एथेन कैसे बनता है। तो जब हम क्या करेंगे 443 केल्विन पर ना शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं, तो एथेनॉल से क्या होता है बेटा, जल निकल जाता है ना और एथीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने बेटा एथेनॉल के गुण को पढ़ा और हमने बेटा आज क्या पढ़ा, ये बताइए एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा। अब हम लोग जो है अगले टर्न पे पढ़ेंगे, क्या है हमारे पास, एथॉक्साइड लिखेंगे या हम लोग पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए। प्लीज़ हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना समर्थन हमें दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।